क्या पता तो लग गया ना, मैं अभी 7 बजे आ गया तुम्हारे सामने, तो बस फिर क्या है। लास्ट टाइम बात कर रहे थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, कर ली थी क्या? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहले लिखा था अपन ने स्केलपल। हमने कहा था शार्प डिसेक्शन टिश्यू, उत्तकों के तीक्ष्ण विच्छेदन के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद में लिखा दो पार्ट होते हैं, बीपी हैंडल और बीपी ब्लेड, जिसको डिस्पोजेबल ब्लेड्स भी कहते हैं। फिर हमने कहा बीपी हैंडल दो प्रकार के, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर के अंदर 17 नंबर तक की ब्लेड लगती है और 4 नंबर में 18 और 18 से अधिक वाली ब्लेड लगती है। उसके बाद में पढ़ा सीजर। सीजर के अंदर लिखा ब्लंट डिसेक्शन के लिए काम में आती है। दो प्रकार की होती है, शार्प और पॉइंटेड और मायो सीजर। तो जो घुमावदार होती है उसको क्या बोलते हैं? मायो सीजर। उसके बाद में लिखा अपन ने हिमोस्टेट या आर्टरी फोर्सेप। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए क्या किसका उपयोग करते हैं? हिमोस्टेट या आर्टरी फोर्सेप का। हमने कहा 3 प्रकार के होते हैं, कोचर, हाल्स्टेड और पिंस। उसके बाद में लिखा है इसके अंदर कौन सी ग्रुप पाई जाती है? ट्रांसफर ग्रुप, अनप्रस्थ कांचे पाई जाती है। फिर लिखा उसके बाद में एलिस टिश्यू फोर्सेप। एलिस टिश्यू फोर्सेप गहराई से ऊतकों को पकड़कर खींचने के लिए और सूचरिंग के दौरान जहां पर प्रेशर ज्यादा रहता है वहां पर दोनों घाव के किनारों को पास में लाने के लिए एलिस टिश्यू फोर्सेप का उपयोग किया जाता है। लिखा लास्ट में कि टिप के ऊपर माउस टिप पाई जाती है इसके अंदर। फिर उसके बाद में डिसेक्टिंग फोर्सेप, थंब फोर्सेप या टिश्यू फोर्सेप डिसेक्शन के लिए काम में आता है और सर्जरी के दौरान सूचर लगाने के अंदर जहां पर प्रेशर कम होता है वहां पर टिश्यू को पकड़ने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। डोएंस इंटेस्टाइनल क्लैंप आंत की सर्जरी के दौरान काम में लेते हैं। टावल क्लैंप निसंक्रमित कपड़े को पकड़ने के लिए है। निडल होल्डर की अगर बात करते हैं तो निडल होल्डर सूचरिंग के दौरान निडल को पकड़ने के काम आता है। बर्डी जो लिखा अपन ने कास्ट्रेशन के लिए, इमेस्कुलेटर लिखा घोड़े के अंदर कास्ट्रेशन के लिए, लेकिन ओपन मेथड के अंदर, ना कि क्लोज मेथड के अंदर। यहां तक लिख लिए थे। लास्ट क्या लिखा था? स्वाब होल्डर। चीटल फोर्सेप इलेक्ट्रिक स्लाइजर से सिरिंज और निडल को निकालने के लिए, और स्वाब होल्डर या स्पंज फोर्सेप, आप स्पंज फोर्सेप याद रखोगे, नहीं संक्रमित गोज, पैड या स्वाब को बाहर निकालने के लिए। यहां तक कर लिया था, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एप्सिस के अंदर एक नाम लिखा था, बिस्चुरी। क्या काम आती है? एप्सिस को ओपन करने के लिए। एप्सिस को ओपन करने के लिए एक और नाम लिखा था अपन ने, साइम्स एप्सिस नाइफ। इसका भी उपयोग करते हैं हम बेसिकली एप्सिस को ओपन करने के लिए। बिस्चुरी के अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है ट्रोकार कैनुला। लिख लिया था क्या? ट्रोकार कैनुला। ट्रोकार कैनुला को उपयोग में लिया जाता है ब्लोट के केस में, ब्लोट या आफरे में गैस को बाहर निकालने के लिए। इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा इंट्रारूमिनल मेडिकेशन, आप चाहते हैं कि कोई दवाई में पिलाऊं नहीं, मैं डायरेक्ट रूमन के अंदर डाल दूं, उस केस के अंदर भी ट्रोकार कैनुला का उपयोग किया जाएगा। ब्लड डोनेट किया है कभी किसी ने? ब्लड डोनेट किसी ने नहीं? चलो कोई ना, नहीं किया था। ब्लड डोनेट करने के अंदर वो मोटी वाली नीडल काम में लेते हैं शायद 10 नंबर या 12 नंबर आती है। निडल की नंबरिंग की अगर बात करते हैं तो जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी ही पतली होगी वो। जैसे डॉग्स की अगर बात करते हैं तो डॉग्स के अंदर 22 नंबर या 24 नंबर काम में लेते हैं। कैटल के अंदर अगर बात करते हैं तो जनरली 18 नंबर काम में लेते हैं, लेकिन अगर कैमल वगैरह के अंदर काम में लेनी तो हम 16 नंबर तक नॉर्मली काम में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मोटी निडल जैसे होते हैं ये, पधारो हमारे देश, मोटे निडल जैसे होते हैं और रूमन के अंदर तक जाते हैं ये वाले। ऊपर की तरफ पुराने जो ट्रोकार कैनुला हुआ करते थे उनके अंदर पीछे की तरफ सिरिंज के लगाने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आजकल आप सिरिंज फिक्स कर सकते हो उसके पीछे की तरफ, और रूमन के अंदर डायरेक्ट किसी प्रकार की मेडिकेशन अगर डालना चाहते हो तो वो आप इस ट्रोकार कैनुला के द्वारा डाल सकते हो। ट्रोकार कैनुला के संरचना की अगर बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का रहता है। निडल आती ना अपनी, उस जैसे निडल बीच में से खाली है ये वाली, और इसी के अंदर एक हार्ड पोर्शन लगा रहता है बीच के अंदर, बिल्कुल ऐसे, जो बिल्कुल फिक्स इसकी साइज का ही आता है। आगे की तरफ से ये शार्प रहता है, शार्प रहने के कारण ये रूमन के अंदर चला जाएगा स्किन से होते हुए रूमन की दीवार को नीचे अंदर की तरफ।
बीच वाले पोर्शन को आप बाहर निकाल दोगे तो आर पार एक पैसेज बन जाएगा जिसके अंदर से हवा निकल सकती है, और इसी पैसेज के अंदर ऊपर की तरफ सिरिंज फिक्स करके आप दवाई भी डाल सकते हो। तो ब्लोट के दौरान गैस को बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ट्रोकार कैनुला का। और डायरेक्ट अगर आपके पास में मेडिसिन डालनी है रूमन के अंदर, उसके लिए भी किसका उपयोग कर सकते हैं? ट्रोकार कैनुला। अगर नहीं हो अपने पास में तो 16 नंबर की 3-4 निडल पैरालंबर फोसा पे लगा दो लेफ्ट साइड के अंदर, तो भी हवा निकल जाएगी। जुगाड़ तो सारे रखने पड़ते हैं। उतारो। लाइव वालों को राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग भी। खिसक जाओ रे। सात 13 हो रहे हैं, पता है अपने को? 7-13 हो रहे हैं। लेट नहीं हुए, तुम्हारा रोज वाला टाइम है। लिखो जल्दी। बिस्चुरी का उपयोग एब्सेस को ओपन करने के लिए, और एब्सेस को ओपन करने के लिए दूसरा नाम है साइम्स एब्सेस नाइफ। ट्रोकार कैनुला का यूज करेंगे ब्लोट के केस के अंदर गैस को बाहर निकालने के लिए। बचपन में फिजियोलॉजी पढ़ी होगी थोड़ी सी, एचडीपी के दौरान पढ़ी है। रूमन से गैस का सामान्य रूप से बाहर निकलना क्या कहलाता है? रूमन का सामान्य रूप से गैस का बाहर निकलना, जानवर के अंदर गैस फॉर्मेशन तो होता है फर्मेंटेशन के दौरान। सर्वाधिक गैस की अगर बात करते हैं तो रूमन के अंदर 65% CO2 का निर्माण होता है और 35% के आसपास CH4 मैथेन का निर्माण होता है। पता ही आपको। अगर ये गैस जानवर के पेट के अंदर ही भरी रहेगी तो आफरा आना ही आना है। तो पशु इस गैस को सामान्य रूप से भी तो बाहर निकालता रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूं इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्या? नाम सुना है? थोड़ा थोड़ा नहीं। इरेक्टेशन। जैसे आप डकार लेते हो ना, तो जानवर सामान्य रूप से डकार लेता है, प्रोसेस का नाम है इरेक्टेशन, मुंह के द्वारा। लिख लिया? इतना तो लिखा ही नहीं था जितना तू लिख रही है। नोट डाल के लिखना इंपॉर्टेंट है ये वाला, इरेक्टेशन। नोट डाल के लिखोगे इरेक्टेशन। लिखो रूमिनेंट्स में मुंह के द्वारा रूमन में उपस्थित गैस का सामान्य रूप से बाहर निकलना। रूमिनेंट्स में मुंह के द्वारा मुंह के द्वारा रूमन में उपस्थित गैस का सामान्य रूप से बाहर निकलना। रूमिनेंट्स में मुंह के द्वारा रूमन में उपस्थित गैस का सामान्य रूप से बाहर निकलना। रूमिनेंट्स में मुंह के द्वारा
रूमन में उपस्थित गैस का सामान्य रूप से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? इरेक्टेशन। क्लियर? ठीक है, वापिस आओ सर्जरी के ऊपर। टंग फोर्सेप, नाम से पता लग रहा है टंग का मतलब क्या होता है? स्पेचुला आकार की जीभ किस में पाई जाती है? ट्रायंगुलर। मुर्गे में 2 फ्रेनम लिंग्वी किस में पाए जाते हैं? प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स की अगर बात करते हो तो अपर लिप्स किस में होते हैं? किसमें? हॉर्स में। हाथ खड़े करो हॉर्स बोलने वाले। हॉर्स में ही होता है। तो ऐसे घबराते क्यों तुम? सही हो तो सही हो, उसमें क्या है? अच्छा, मैं हाथ खड़े करवा लूंगा तो हॉर्स की जगह गोड़ तो होने से रही। चलो, टंग फोर्सेप की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं डॉग्स के अंदर। डॉग्स में जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं के समय जीभ को पकड़कर बाहर खींचने के लिए जिससे श्वसन सामान्य रूप से चलता रहे। डॉग्स के अंदर जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको पता है डॉग्स के अंदर लार का सीक्रेशन होना नॉर्मल है। अगर कुत्ते का मुंह बंद रहेगा तो उस केस के अंदर ही अंदर लार का श्रावण होगा और वो कहीं ना कहीं फेरिंग्स के अंदर इंटरफेयर करेगी, जहां से हवा भी जानी है और जहां से खाना भी जाना है। ऑपरेशन से पहले कुत्ते को अपन भूखा रखते हैं 24 घंटे तक, है ना, ताकि अगर वॉमिटिंग वगैरह हो तो वो वॉमिटिंग वाली कंडीशन ना हो उसके अंदर। लेकिन लार के कारण, चूंकि लार लंग्स के अंदर ट्रेकिया के द्वारा जा सकती है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया दे रखा है तो कंट्रोल तो है नहीं उसका, तो उस केस के अंदर कुत्ते की जीभ को पकड़कर बाहर की तरफ अपन रख देते हैं, जिससे मुंह ओपन रहता है और जब अगर नाक से सांस नहीं आ रही होगी तो फिर वो मुंह से भी सांस आसानी से ले सकेगा। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टंग फोर्सेप का। टंग फोर्सेप के बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है रूमिनोटोमी सेट। कौन सा सेट? रूमिनोटोमी सेट। नाम से पता लग रहा है रूमिनोटोमी, टोमी का मतलब काटना, किसको? रूमन को। तो रूमन को ओपन करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? रूमन को ओपन करने के लिए रूमिनोटोमी सेट की अगर बात करते हैं तो इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। 4 भाग के अंदर सबसे पहला आता है विनगर्थ फ्रेम। दूसरे नंबर पे आता है वल्सलम फोर्सेप। तीसरे नंबर पे आता है हुक्स। इनको रूमिनोटोमी हुक भी बोलते हैं कभी कभी। और चौथे नंबर पे आती है मैग्नेट। रूमन के ऊपर अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का ऐसा कोई पदार्थ जो उसने खा लिया है, जैसे सामान्य रूप से अगर बात करें, आवारा गायों के अंदर पॉलीथीन का खाना बहुत ज्यादा कॉमन है, तो पॉलीथीन का पाचन तो होता नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन के पाचन के लिए किसी प्रकार का कोई जीवाणु या एंजाइम तो होता नहीं। धीरे धीरे वो पॉलीथीन उसके शरीर के अंदर इकट्ठा होती रहती है, जिसके कारण जानवर का डाइजेशन या पाचन खराब हो जाता है। चूंकि लगातार पॉलीथीन खाने के कारण और पॉलीथीन इकट्ठा होने की वजह से जानवर को ऐसा लगता है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है। जब भरा हुआ पेट होगा तो उसको भूख लगेगी नहीं, भूख नहीं लगेगी तो धीरे धीरे उसके अंदर वीकनेस आती जाएगी, क्योंकि खाना तो खाएगा नहीं। तो उस केस के अंदर हमारे को रूमन को ओपन करना होता है। काम में कैसे लेते हैं वो सुनो। ये हमारा पैरालंबर फोसा है। रोमन को ओपन करने के लिए पैरालंबर फोसा के ऊपर अपन ये इंसिजन लगाना है हमारे को, ठीक है। यहां पर इंसिजन लगाने के बाद के अंदर ये इंसिजन लगा दिया, स्किन के अंदर लगाया इंसिजन, तो रोमन अंदर की तरफ है, रोमन अंदर की तरफ है, ठीक है। उस केस के अंदर अब रोमन की दीवार हमारे को दिख रही है, सामने रोमन दिख रही है। अब रोमन को पकड़कर पहले बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। खींचने के लिए दोनों तरफ अपन यहां पर लगाएंगे वल्सलम फोर्सेप। क्या लगाएंगे? वल्सलम फोर्सेप। और इस वल्सलम फोर्सेप के चारों ओर अंदर की तरफ लगाएंगे फ्रेम, विनगर्थ फ्रेम लगाएंगे। वल्सलम फोर्सेप के पीछे की तरफ हुक लगे रहते हैं। क्या लगा रहते हैं? हुक। एक वल्सलम फोर्सेप को पकड़कर इधर की तरफ टांग देंगे और दूसरे को इधर की तरफ टांग देंगे।
चूंकि रूमन बीच के अंदर से आई हुई है तो स्किन तो दोनों तरफ ऑटोमेटिक साइड में हो गई, और चूंकि फ्रेम है, फ्रेम ने स्किन को दबा दिया और रूमन वाला पोर्शन क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब हमारे को रूमन के ऊपर इंसिजन लगाना है। ये इंसिजन आपने रूमन के ऊपर लगा दिया, ठीक है। इंसिजन लगाने के बाद में रूमन के दोनों किनारों को दूर करना है। दूर करने के लिए यहां पर एक हुक लगाएंगे और उसको इधर की तरफ टांग देंगे, यहां पर लगा के इधर की तरफ, यहां पर लगा के इधर की तरफ, और यहां पर लगा के इधर की तरफ। अब आपके पास में पूरा इतना पैसेज हो जाएगा कि आपका हाथ पूरा रूमन तक जा सके। तो पहले तो फ्रेम, उसके बाद में वल्सलम फोर्सेप, और फिर रूमिनेटोमी हुक। हमारे को पता है कि जानवर ने खाया होगा तो उसके पास में ये क्षमता नहीं है कि वो खाने के अंदर से, हम तो खाते टाइम पे अगर बाल भी आ जाते तो अलग कर लेते हैं, लेकिन जानवर को तो बस जीभ के अंदर जो कुछ आ गया सब अंदर जाना है। हो सकता है रूमन और रेटिकुलम के अंदर कुछ लोहे की चीजें पड़ी हो, हाथ के अंदर मैग्नेट पकड़कर लेकर जाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, अगर कोई लोहे की चीज रहेगी तो उस मैग्नेट के साथ में चिपक जाएगी, ठीक है ना। तो रूमिनेटोमी सेट की अगर बात करते हैं तो कितने भाग होंगे, 4। सबसे पहले विनगार्ड फ्रेम, कौन सा फ्रेम, दूसरा वल्सलम फोर्सेप, तीसरा हुक या रूमिनेटोमी हुक। अब रूमिनेटोमी हुक तो दे देंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। वो देते हैं हुक का उपयोग किसके अंदर करते हैं, रूमिनेटोमी के दौरान, और यह है मैग्नेट या चुंबक। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वल्सलम फोर्सेप के बारे में, कि वल्सलम फोर्सेप किसके दौरान काम आता है। आंसर क्या आएगा, रूमिनेटोमी के दौरान। क्लियर है। ध्यान रखना, टंग फोर्सेप का उपयोग सिर्फ डॉग्स के अंदर किया जाएगा और में भी नहीं करेंगे अपन। अंडरलाइन करोगे वल्सलम फोर्सेप को। फोर्सेप का नाम सुनते कभी भी रूमिनेटो में आता नहीं दिमाग के अंदर।
लिख लिया? SAW सा मतलब क्या होता है इसका? सा, SAW सा, आरी, सा सो। पता नहीं इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा पता होगा, इसीलिए मेरे को स्पेलिंग बोलने की जरूरत पड़ी। SAW सो, सो बोलूं? सो। अच्छा, इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है, SO का मतलब भी सो ही होता है। चलो कोई ना, लिख लिया? नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है क्यूरेट। टर्म याद रखोगे सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम को हटाने के लिए, सिक्वेस्ट्रम का मतलब क्या होता है? डेड बोन टिश्यू। फ्रैक्चर पढ़ा ही अपन ने, फ्रैक्चर पढ़ा? मल्टीपल फ्रैक्चर क्या होता है? कम से कम 3 टुकड़े और फ्रैक्चर लाइन अलग अलग होती है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ये बोन है, यहां से फ्रैक्चर हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही प्यार से फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हुआ हो तो चोट तो लगी है कहीं ना कहीं। हो सकता है यहाँ पर बोन के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो टूट कर बीच के अंदर फंस गए। अब चूंकि ये टुकड़े बोन से अलग हो चुके हैं तो बोन के जुड़ने के अंदर किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं देंगे। उस केस के अंदर इन टूटे हुए टुकड़ों को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्यूरेट। इन टूटे हुए टुकड़ों को या मृत बोन के हिस्सों को अपन क्या बोलते हैं? सिक्वेस्ट्रम। डेब्रिटमेंट टर्म लिखी थी अपन ने, किसके लिए काम में लेते हैं? मृत ऊतकों को काटकर हटाने के लिए। किसके अंदर? कंटामिनेटेड वुंड के अंदर। क्यूरेट के बाद में आती है प्लास्टर सा। फ्रैक्चर के उपचार के अंदर कोप्टेशन, स्प्लिंट और कास्ट लिखा था, यानी कि प्लास्टर बांधा था। उस प्लास्टर को काटने के लिए किसका उपयोग करोगे? प्लास्टर को काटने के लिए, अब प्लास्टर गलत मत समझ लेना, इसका मतलब था पीओपी कास्ट। इसको काटकर हटाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर सा का। तो पुराने टाइम पे तो आरी का इस्तेमाल करते थे, वर्तमान के अंदर वाइब्रेटर टाइप की चीज आने लगी है। बस वो जैसे टच होती है तो स्किन के टच होते हैं तो वो रुक जाएगा और बाकी उस प्लास्टर को काट देगा आराम से। आजकल यूज नहीं करते, पहले आरी से काटते रहते थे, काटते रहते थे, कभी कभी हाथ भी कट जाता था। समस्या ही थी इसके साथ में, थोड़ी सी दिक्कत थी हमारे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो लिस्टन बोन कटिंग फोर्सेप। लिस्टन तो नाम है, बोन कटिंग फोर्सेप नाम से पता लग रहा है किसको काटने के लिए? बोन या अस्थि के छोटे टुकड़े काटने के लिए। काटने के लिए एक होती है एम्पुटेशन सा, एम्पुटेशन सा। एम्पुटेशन सा का उपयोग किया जाता है बेसिकली, या तो इससे बोन काट लो आपकी इच्छा है, या फिर आप इससे क्या काट लो? सींग काट लो। ध्यान रखना दोनों के अंदर फर्क क्या है। अगर छोटे हिस्से करने हैं आपको तो उसके लिए तो हमारे को किसका उपयोग करना पड़ेगा? लिस्टन बोन कटिंग फोर्सेप का। और अगर पूरी की पूरी बोन को आर पार ही काटना है तो फिर किसका उपयोग करेंगे? एम्पुटेशन सा का। ठीक है, तो आर पार के अंदर सींग काट लो, तो सींग के अंदर किरेटिन वाला खोल तो काटोगे नहीं, नीचे से कटेगी क्या? बोन ही, उसका कॉर्नल प्रोसेस ही काटोगे आप, पता ही आपको। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं गिगली वायर सा। जब सारी आरियां काम खत्म हो जाती है, काम नहीं आती, उस टाइम पर फिर ये काम में आती है हमारे पास में। गिगली वायर सा का उपयोग किया जाता है स्पेशली हॉर्न एम्पुटेशन के लिए।
पीछे वाले बातें कम करेंगे भाई, कम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, गिगली वायर सा होती कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नाम है थोड़ा सा। बाकी बाइक के अंदर क्लच वायर या ब्रेक वायर जो आता है, उस क्लच वायर और ब्रेक वायर के दोनों तरफ लकड़ी बांधते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो ये वायर है, वायर के इधर की तरफ लकड़ी बांध ली और इधर की तरफ लकड़ी बांध ली इसके, ताकि पकड़ने के अंदर आसानी हो हमारे को। वायर की अगर बात करते हैं तो ये वायर काफी ज्यादा स्मूथ रहता है। तो ये 5-7 वायरों से मिलकर बना रहता है, तो इसमें से 1 या 2 वायर आप निकाल लो। उससे क्या है ना, फ्रिक्शन अच्छा होगा, और फ्रिक्शन होने के कारण अस्थि जल्दी कट जाएगी, सींग जल्दी कट जाएगा। कुछ नहीं करना, दोनों हाथ में पकड़ना है, जहां पर भी लगाना है, जहां से काटना है वहां पर लगाया, और ऐसे ऐसे करके काट दिया बस, है ना, कि धागे जैसी कंडीशन के अंदर। इसको बोलते हैं गिगली वायर सा, टेक्निकल नेम है। बाकी फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे जल्दी और अच्छा काम यही करता है हमारे पास में। तो हॉर्न एम्पुटेशन के लिए स्पेसिफिक है हमारे पास में, इसको काम में लेते हैं। अगर बोन को काटना चाहते हो तो एम्पुटेशन सा, और अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाह रहे हो तो क्लियर है। और प्लास्टर सा किसके लिए, प्लास्टर या पीयूपी काटने के लिए, और क्यूरेट सिक्वेस्ट्रम को हटाने के लिए। और सिक्वेस्ट्रम होता क्या है, डेड बोन टिश्यू होता है। क्लियर है।
लिख लिया सबने? अजय हिंदी में लिखूंगे ये चल? हिंदी में लिखूं इनको? चल जाएगा? नेक्स्ट लिखो हूफ टेस्टिंग फोर्सेप। हूफ का मतलब क्या होता है? कौन से फेलिंग्स पर पाए जाते हैं? थर्ड फेलिंग्स पे। गाय के अंदर जो ओरिजिनल डिजिट होती है वो कौन से नंबर की होती है? गाय के अंदर जो ओरिजिनल डिजिट होती है कौन सी? थर्ड एंड फोर्थ। ड्यूक्लास कौन सी होती है? सेकंड और फाइव। ठीक है। हूफ टेस्टिंग फोर्सेप का उपयोग किया जाता है बेसिकली घोड़ों के अंदर। किस काम के लिए आता है? टेंडन की सूजन और या फिर लैमनेस। जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हूफ टेस्टिंग फोर्सेप। कोई नहीं पूछेगा, नाम से पता लग रहा है हूफ को टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हूफ टेस्टिंग फोर्सेप। खुर को अगर काटने की बात आती है तो हूफ ड्राइंग नाइफ। क्या काम आएगा? खुर को काटने के लिए। कई बार खुर बढ़ जाते हैं ना, काटने के लिए अपन हूफ ड्राइंग नाइफ का उपयोग करेंगे। थनों की सर्जरी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में तीन नाम आते हैं। एक तो आता है टीट साइफन, दूसरे नंबर पे आता है टीट स्लिटर, और तीसरे नंबर पे आता है टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। मैस्टाइटिस यानी थनों में सूजन, अडर में, थन में। ठीक है। तो मैस्टाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। मैस्टाइटिस के अंदर जरूरी नहीं कि अडर के अंदर सूजन आए ही आए। अगर दूध के अंदर छींचड़े भी आ रहे हैं तो भी वो मैस्टाइटिस की श्रेणी के अंदर ही माना जाएगा। जब मेडिसिन पढ़ेंगे उस टाइम पे बात कर लेंगे। ठीक है। तो अगर थनों के अंदर छींचड़े वगैरह बन जाते हैं, दूध में छींचड़े बन जाते हैं, तो थनों से आ नहीं पाते, हमारे को पता लग जाता है कि मैस्टाइटिस हो गया। लेकिन उस दूध को बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि दूध अपने आप के अंदर एक प्योर अच्छा मीडियम है जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ सर्वाधिक अच्छी होती है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने के लिए, कम करने के लिए उस दूध को बाहर निकालना आवश्यक है। जैसे आप थनों से निकालने की कोशिश करते हो तो उस केस के अंदर छींचड़े बीच में आ जाते हैं, थनों से दूध निकलता नहीं है। उस केस के अंदर अपन किसका उपयोग करते हैं? टेड साइफन का। मैस्टाइटिस या थनैला रोग होने पर थनों से दूध निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? टेड साइफन। संरचना ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी पेन की रिफिल एक तरफ से बंद है इस टाइप की, और यहां पर दो छेद दे रखे हैं इन्होंने इधर की तरफ साइडों के अंदर। जैसे आप इसको थन के ऊपर लगाओगे टेट कैनाल के थ्रू, तो इन छेदों के अंदर से दूध होकर आ जाएगा। छेद बड़े हैं इसलिए छींचड़ा वगैरह भी होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। टीट स्लिटर की अगर बात करते हैं तो टीट स्लिटर का उपयोग किया जाता है क्लोज्ड टीट सर्जरी के अंदर। क्लोज्ड टीट सर्जरी में आप टीट की सर्जरी करना चाहते हो लेकिन इंसिजन लगाने का आपका कोई मन है नहीं, उस केस के अंदर अपन किसका उपयोग करेंगे? टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। नाम से पता लग रहा है टीट में से यानी कि थन में से गांठ या ट्यूमर को काटकर हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का। इन दोनों की अगर बात करते हैं तो टीट स्लिटर तो होता है इस फोर्सेप जैसा कुछ इस टाइप का, इस टाइप से होता है। तो दोनों उंगलियां तो इसके अंदर जाएगी और बीच वाला जो पोर्शन है इसके अंदर स्प्रिंग लगी रहती है। जैसे ही आप स्प्रिंग को दबाओगे यहां से दो चाकू निकल कर आएंगे छोटे छोटे, है ना? तो अंदर की तरफ से आपको इंसिजन अगर लगाना है तो लगा लोगे आप इसके अंदर, और ये जाएगा किसके अंदर?
टीट कैनाल लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही होकर जाएगा। टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की अगर बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, बीच के अंदर ये रोड लगी रहती है, ठीक है। ये वाले जो किनारे होते हैं, ये वाले किनारे शार्प होते हैं, तो जाते टाइम तो क्या है राउंड शेप में रहता है तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप वापसी के अंदर अगर इसके रास्ते के अंदर कुछ भी चीज होगी, कुछ भी होगा, तो वो इसके अंदर कटकर इसी के अंदर फंस जाएगा और बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ट्यूमर अगर हो जाते हैं उस केस के अंदर, जैसे मेस्टेटिस के अंदर जब रिकवरी कर रही होती है तो उस टाइम पे थनों के बीच में गांठें बन जाती है, फिर वो ओनर बोलता है कि साहब ये गांठ बननी चाहिए की वजह से आ रही हो कौन थन, उस केस के अंदर अपन किसका उपयोग करेंगे, टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का। तो टीट स्लिटर का उपयोग किया जाएगा क्लोज्ड टीट सर्जरी के अंदर। टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर नाम से पता लग रहा है टीट से ट्यूमर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हटाने के लिए, और टीट साइफन का उपयोग करेंगे मेस्टाइटिस के केस के अंदर दूध को बाहर निकालने के लिए। क्लियर। यहाँ पर एक छोटा सा तार और आता है कि कोई छींचड़ा वगैरह अटक जाता है तो उससे हिला के उस छींचड़े को हटा देते हैं, मिल जाएगा आपको इस सर्जरी की दुकानों के ऊपर। क्लियर। लिखो। लाइव वाले कह रहे हैं हिंदी में लिखे, लो भाई हिंदी में लिखो।
स्टोमक ट्यूब का नाम सुना है? क्या काम आती है? दूध बाहर निकालने के लिए, फ्लूइड बाहर निकालने के लिए। किसका? स्टोमक का। स्टोमक ट्यूब नाम से पता लग रही है स्टोमक तक जाने वाली ट्यूब। ठीक है। स्टोमक ट्यूब का जनरली जो उपयोग किया जाता है वो 3-4 उपयोग है। छोटे बछड़े अगर दूध नहीं पी रहे होते हैं तो उस केस के अंदर स्टोमक ट्यूब डालकर दूध डायरेक्ट रूमन के अंदर डाल देते हैं अपन, पहला काम। दूसरा, डायरेक्ट मेडिकेशन कोई देना चाह रहे हो जिसके अंदर आपको रिस्क है, वो भी आप डाल सकते हो। तीसरा, एसिडोसिस के केस के अंदर रूमन के अंदर काफी ज्यादा फ्लूइड भर जाता है एसिडोसिस होने पर, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आफरा भी आ रहा है और अंदर की तरफ फ्लूइड भरा हुआ है, थोड़ा सा भी दबा के देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। और अगर आप उस फ्लूइड को बाहर नहीं निकालोगे तो वो डायफ्राम के ऊपर इतना प्रेशर डालेगा कि जानवर के मुंह और नाक के अंदर से रुमिनल फ्लूइड आने लग जाएगा। और जब वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा तो जानवर को मारने के अलावा दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। तो उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए, उस फ्लूइड को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? स्टोमक ट्यूब का। चोक का नाम सुना है? चोक क्या होता है? ईसोफेगस के अंदर किसी प्रकार की रुकावट आना, है ना। जैसे कोई जानवर ने कोई बोल खा लियो, अटक गई ईसोफेगस के अंदर जाकर, अब क्या करोगे? उस केस के अंदर पहला ऑप्शन तो है हमारे पास में कि हम स्टोमक ट्यूब का उपयोग करें, या फिर स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो एक उपकरण का नाम आता है प्रोबेंग। नाम सुना प्रोबेंग का? तो प्रोबेंग की सहायता से बेसिकली उसको रूमन के अंदर धकेल दिया जाता है। रूमन के अंदर पड़ी रहेगी हमारे, कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर। ठीक है। और अगर बात करते हैं, इसका एक ही ऑप्शन है, अगर प्रोबेंग नहीं है आपके पास में तो स्टोमक ट्यूब काम में ले लो, वरना फिर लास्ट में सर्जरी तो है ही हमारे पास में। आजकल बोलती नहीं ललिता तू, ऐसे शांत शांत कैसे बैठी रहती है? तबीयत खराब है? अच्छा अच्छा। हाँ, तभी मैं सोचू इतना सन्नाटा कैसे। नेक्स्ट लिखेंगे स्टोमक ट्यूब। ईसोफेगस में रुकावट दूर करने के लिए तो किसका उपयोग करते हैं? ईसोफेगस में रुकावट को हम बोलते हैं चौक। स्टोमक ट्यूब की अगर बात करते हैं तो स्टोमक ट्यूब का उपयोग किया जाता है स्टोमक या आमाशय से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। आमाशय में सीधे ही दवाई या फिर छोटे बछड़ों में दूध को डालने के लिए। ये मेन उपयोग है स्टोमक ट्यूब के। लिखोगे? स्टोमक ट्यूब तो पाइप जैसी होती है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रोबेंग की अगर बात करते हैं तो प्रोबेंग ऐसा होता है, ये आगे से सॉलिड है और पीछे की तरफ एक हार्ड वायर लगा हुआ है इसके अंदर, है ना, घूमेगा नहीं है। आपको डालना है और ये पीछे की तरफ धकेल देगा, सिर्फ कहां तक? आमाशय या रुमन तक, जो भी चीज अटकी हुई है उसको धकेल देगा। स्टोमक ट्यूब का उपयोग ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कई बार अपन करते हैं, लेकिन कई बार ट्वेक्स या फिर कई बार एलएसए या डॉक्टर भी हार्ड पाइप का उपयोग कर लेते हैं। हार्ड पाइप का उपयोग कभी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो काफी ज्यादा पतली है।
और उस केस के अंदर जो भी चीज अटकी हुई है वो इस वजह उसको लाइनिंग को तोड़ देगी, जिसके कारण ज्यादा संक्रमण होगा और फिर आपके लिए कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। माउथ गैग का नाम सुना है? क्या काम आते हैं? माउथ गैग पशु का मुंह खोलने के लिए। अलग अलग प्रकार के माउथ गैग का उपयोग किया जाता है। वुडन माउथ गैग, ड्रिंकिंग वाटर माउथ गैग, एक होता है वर्नेल्स माउथ गैग, एक होता है गंथर्स माउथ गैग, एक होता है ग्रेज माउथ गैग। बुक्स में देखा है कि कौन सा माउथ गैग किसके लिए काम में आता है? ये दोनों काम में लेने हैं आपको कैटल बफेलो के लिए, ये दोनों काम में लेने हैं आपको हॉर्स के लिए, और ये काम में लेना है आपको डॉग के लिए। क्या बेड के लिए माउथ गैग की आपको जरूरत नहीं है, बेड के अंदर तो आप हाथ से भी मुंह खोल लोगे इसका। बुक में पढ़ा था, नाम बताओ। भेजना मेरे को, भेजना मेरे को। पहले नंबर पे वुडन माउथ गैग, दूसरे नंबर पे ड्रिंकिंग वाटर, तीसरे नंबर पे वर्नेल्स, चौथे नंबर पे गंथर, और पांचवें नंबर पे ग्रेज। अलग अलग नाम मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा आपसे। आपसे इतना जरूर पूछाएगा कि पशु का मुंह खोलने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, और आपका आंसर क्या रहेगा? माउथ गैग। इतना याद रखना हमारे को। क्या देख ले, तेरा मन हो तो है तो देख ले, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। और कोई नाम जो आपको याद आ रहा हो? क्या कैथेटर, देखो उधर बाद में लिखना। एक आता है वेल्पिंग फोर्सेप, एक्टो पार्चुरेशन की अगर बात करते हैं, प्रसव की क्रिया की अगर बात करते हैं, तो गाय के अंदर काविंग कहलाती है। क्या किसके अंदर? गाय के अंदर। और ऊँटनी के अंदर लखाना। लठ लेके आओ रे एक बार। काविंग ही कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग। एक्ट ऑफ मेटिंग लखाना कहलाती है ऊँटनी के अंदर, है ना। एक्ट ऑफ मेटिंग और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन में फर्क होता है, पता ही आपको। बकरी के अंदर किडिंग बोलते हैं, भेड़ के अंदर लेम्बिंग बोलते हैं,
सुअर के अंदर फैरोइंग, फोलिंग किस में होती है? घोड़ी के अंदर, और वेल्पिंग बिच के अंदर। बिच में प्रसव की क्रिया वेल्पिंग कहलाती है। अब पता ही है आपको कि बिच के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कई बार वो बर्थ कैनाल यानी वेजाइना के अंदर आकर अटक जाते हैं, और वहां से बच्चों को खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बिच या कुतिया में प्रसव के दौरान पप को बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वेल्पिंग फोर्सेप। एक नाम लिया आपने, यूट्राइन कैथेटर। यूट्राइन कैथेटर, इसका उपयोग किया जाएगा यूट्रस या गर्भाशय में दवाई डालने के लिए। के लिए इसके अलावा एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम, वेजाइना या योनि की जांच करने के लिए, पहला काम। दूसरा काम सर्विक्स पर दवाई लगाने के लिए, और तीसरा काम स्मॉल एनिमल मतलब भेड़ बकरी, बिच, कुतिया में एआई करने के लिए। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान की दो विधियां हमारे पास में, एक तो होती है रेक्टोवेजाइनल मेथड जिसका उपयोग करते हैं हम गाय भैंस के अंदर, है ना। छोटे पशुओं के अंदर चूंकि रेक्टोवेजाइनल मेथड के अंदर रेक्टम के अंदर तो हाथ जाता है, वेजाइना के अंदर एआई गन जाती है। छोटे पशुओं के अंदर हाथ तो जा नहीं सकता रेक्टम के अंदर, तो हम डायरेक्ट ही वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा एआई करते हैं स्मॉल एनिमल्स के अंदर। तो संरचना की अगर बात करें इसकी तो कुछ ऐसी संरचना होती है। तोते जैसी चोंच होती है, पीछे की तरफ एक गोल सिरा रहता है, और इस प्रकार से जैसे ही आप इन दोनों सिरों को दबाओगे तो ये वाले सिरे ओपन हो जाएंगे इस प्रकार से। पीछे की तरफ इतना छेद है कि आप उसको आसानी से आर पार देख सकते हो भाई क्या है क्या नहीं है। तो वेजाइना के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण या कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन अगर टूटी हुई है तो उसके लिए यूज कर लो, या फिर सामने सर्विक्स आपको दिखाई दे रही है, सर्विक्स पे दवाई लगाना चाहते हो उसके लिए। और एआई करने के लिए इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि जब सर्विक्स सामने है तो एआई गन को डायरेक्ट आप पीछे वाले छेद से अंदर की तरफ से गन को लोड कर सकते हो सर्विक्स के अंदर तक। तो तीनों काम के लिए क्या आएगी? वेजाइनल स्पेकुलम। यूट्राइन कैथेटर बेसिकली स्टील का बना होता है इस प्रकार से, आगे की तरफ से तो बंद रहता है लेकिन यहाँ पर छेद बने रहते हैं इसके अंदर, और पीछे की तरफ सिरिंज की लगाने के लिए जगह होती है। यूट्रस के अंदर डालना है, सर्विक्स को क्रॉस करने के बाद में पीछे की तरफ जो भी आपको जैसे इंट्रा यूट्राइन मेडिकेशन आती है हमारे पास में, तो उसको डालने के लिए अपन यूट्राइन कैथेटर का उपयोग करेंगे। वेल्पिंग फोर्स से बिच के अंदर वेल्पिंग यानी कि प्रसव के दौरान बच्चे को बाहर निकालने के लिए वेल्पिंग फोर्सेप का उपयोग करेंगे। क्लियर? लिखो।